हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेम का फिजिक्स। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम रूपनारायण वासनिक है और जैसा आप देख सकते हो मैं प्राइम एकेडमी में पढ़ाता हूँ। हम लोग का एकेडमी अभी फोकस कर रहा है कि अपन बीएससी के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, क्योंकि ये जो कोर कॉन्सेप्ट है आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। जब आप एमएससी करोगे या आगे जाके पीएचडी करोगे तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो थर्ड सेम जैसे कि आपको पता है इसका पहला टॉपिक ही है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, अगर स्कूल के टाइम में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं अपन, है ना। तो बेसिकली इसमें हीट और हीट डायनेमिक्स के बारे में हमको पढ़ना रहता है कि कैसे हीट फ्लो होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से नए थ्योरीज बनाए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हो गए, कार्नोट साइकिल हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को क्या करना है, इसमें डिटेल में देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। बस ये बोलना चाहूंगा कि इंटरेस्ट से पढ़ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा इसमें। ठीक है, चलो ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमको हीट के बारे में ज्यादातर इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू पार्ट्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। एज यू कैन सी, थर्मो का मतलब क्या है, हीट, ऊष्मा। ठीक है, और डायनेमिक्स का यहाँ पे मतलब क्या है, मोशन। मोशन, चेंज, गति, बल, गतिकी, जो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इसमें हीट के बारे में हम जानते हैं कि हीट कैसे मोशन में आता है, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, कैसे चेंज होता है एक रूप से दूसरे रूप में, लाइक हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कैसे चेंज होगा। ठीक है, उसकी गति के बारे में, उसके बल के बारे में हम इसमें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मोटा मोटा है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हीट एनर्जी, जो कि अपने आप में एक एनर्जी है हीट, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ ये सब उसमें ही आएंगे, थर्मोडायनामिक्स के लॉ में हमको सिखाया जाएगा कि कैसे ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ध्यान से देखो, मैक्रोस्कोपिक, नॉट माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, एंड हियर यू कैन सी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो पहले इसके बारे में थोड़ा हमको समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि उसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एटम्स के बारे में या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। समझ में आ रहा है, यानी कि इंटरनल चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जो छोटे से छोटे चीज होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन वहीं अगर हम मैक्रोस्कोपिक के बारे में जानेंगे, मैक्रोस्कोपिक, तो इसमें हम उन चीजों के ऊपर किन चीजों का असर हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि उन पे प्रेशर का क्या असर है, उनके वॉल्यूम का क्या है, उनका टेम्परेचर, उनका एंट्रोपी, इन चीजों के बारे में हम पता करते हैं। तब उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स डील विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, द आउटर और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि जस्ट अभी मैंने बताया कि आउटर जो वो बाहर से फील कर रहे होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ठीक है, इन चीजों के बारे में जो फील कर रहे होते हैं, इनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कि कैसे उनके बीच क्या क्या रिलेशन होता है, एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में क्या चेंज आएगा। और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर ये कोर कॉन्सेप्ट तुमको समझ आया है तो तुम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको नहीं भी जान रहे होगे तो भी उनके बारे में लिखने की कोशिश कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ठीक। तो आउटर और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम रेदर देन इंटरनल माइक्रोस्कोपिक डिटेल लाइक इंडिविजुअल एटम और इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं रेदर देन इंटरनल माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स के बारे में। ठीक है, इट, अब देखें कोर प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मेजरेबल वेरिएबल सच एज। तो अभी मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, बाहरी प्रॉपर्टीज हैं। तो वो बाहरी प्रॉपर्टीज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे अगर देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, या हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजें होने वाली है।
तो सबसे पहले तो हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, ठीक है, वैदिक एरा और आफ्टर द वैदिक एरा, ठीक है। वैदिक एरा में हम जानेंगे कि पुराने समय में हीट का क्या हमारे यहाँ वैल्यू था, जैसे कि हम सबको पता ही है इंडियन कल्चर में यज्ञ वगैरह का बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, यज्ञ वगैरह को, है ना, रिचुअल्स को, और उन सब में अग्नि की बात की जाती है। कहते हैं कि अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है, ठीक है, अग्नि हर चीज को क्या कर देती है, पवित्र कर देती है। उसके बाद आफ्टर वैदिक एरा में देखेंगे कि इसमें हम जानेंगे कि मॉडर्न इंडिया ने कैसे थर्मोडायनेमिक्स में अपना योगदान दिया है। जैसे इसमें अपन बोस के बारे में पढ़ेंगे, बोसॉन पार्टिकल, ठीक है, और भी कुछ कुछ है, उनके बारे में हम इसमें जानेंगे, ठीक। फिर आते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ हीट एंड एंट्रोपी, एब्सोल्यूट जीरो, ये सारी चीजें हम लोग इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन, उसके बारे में जानेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो इसका मेन क्या है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, हीट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हीट और टेम्परेचर, ये दो चीजों को डिस्टिंगली बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है? उनके बीच में कोई भी तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने इसमें क्या कर दिया है, पहले से हीट और टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया है। चलो हीट के बारे में देखते हैं। तो हीट क्या है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज between two or more bodies due to the temperature difference between them. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप हॉटनेस और कोल्डनेस को हीट नहीं बोल सकते, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? और इसका एक गुण होता है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा क्या करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस वाले बॉडी के बीच में अपने आप को क्या करते रहेगा, ट्रांसफर करते रहेगा। लाइक वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में अपने आप को हमेशा क्या करते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। अपन वैसे तो इसको काफी पढ़े हुए हैं स्कूल में, फिर भी मैं ऐसे छोटा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो की बात, ये एक ग्लास रखा हुआ है, समझो इसमें गर्म पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको आपने ऊपर से बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये जो गर्म पानी है, ये जो गर्म पानी का हीट है, वो इस ढक्कन को भी क्या कर रहा होगा, गर्म कर रहा होगा, है ना। ये लीड है, इसको भी क्या कर रहा होगा, गर्म कर रहा होगा, ये ग्लास या ये वाटर, ये तीनों के बीच क्या हो रहा होगा, हीट का ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे जैसे जब गर्म किए होंगे या गर्म पानी को सीधे अपन ग्लास में डाल दिए, तो पहले वो गर्म पानी क्या किया होगा, इस ग्लास को गर्म किया होगा। समझ में आ रहा है? पहले वो गर्म पानी क्या किया होगा, इस ग्लास के सरफेस को गर्म करना शुरू किया होगा। उसके बाद ये जो कन्वेक्शन हो रहा है, इसके थ्रू ये क्या किया होगा, इस लीड को गर्म करना शुरू किया। बस यही है, पानी गर्म था, ग्लास ठंडा था, तो गर्म से ठंडे में ट्रांसफर हुआ, फिर उससे ठंडा ढक्कन था तो उसमें ट्रांसफर होना शुरू हुआ। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ है। अब इसके बारे में कुछ चीजों को समझो, जैसे कि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव, ठीक है, मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जानते हैं कि हमारा बॉडी, ये पेन, ये दुनिया, ये सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं वो सब किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं, ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट्स होते रहते हैं। इवन ये जो सॉलिड है, इसमें जो भी एटम्स है, ठीक है, ये सॉलिड है ना, इसमें जो भी एटम्स है वो कंटिन्यूअसली अपनी स्पेस पे क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे। अब जब ये वाइब्रेट कर रहे होंगे तो डेफिनेट एक बात है कि क्या बात है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल क्या करे, जैसे ये एटम है, अब ये इस तरफ या इस तरफ लगातार क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसके कारण वो क्या जनरेट कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हीट होता है ना, एक्चुअल में इसी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आए? उसके बाद और क्या जानना है, तो एनर्जी नेचुरली ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अभी इसमें हम लोग इस वाले एग्जांपल से समझ गए उस चीज को, ठीक है। इसका मेजरमेंट क्या है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है जूल, यानी कि हम हीट को कैसे नापेंगे, जूल से नापेंगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर के 3 तरीके अपने को बताए गए हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? तो सबसे पहले है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड से सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है, या उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन लिक्विड में होता है, किसमें होता है, लिक्विड में, आ रहा है समझ में। और रेडिएशन किसमें होता है, मोस्टली गैस।
समझ में आ रहा है? जो सूरज से हमारे यहाँ तक रोशनी पहुंचती है, बीच में तो कोई मीडियम है नहीं, तो किससे पहुंचती है? रेडिएशन। तो रेडिएशन का एक और गुण होता है कि इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ये सब अपन 10th 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर। तो इससे पहले मैंने हीट बताया था, तो हीट में मैंने क्या बताया था? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप हॉटनेस और कोल्डनेस को हीट नहीं बोल सकते, ठीक है? लेकिन इसको नापेंगे कैसे कि कोई चीज में कितना हीट है या कोई चीज में कितना नहीं है? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए फिर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है? तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री, measurement of the degree of hotness and coldness of an object or environment। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर का काम होता है हीट को नाप के बताना कि भाई सामने वाली चीज में कितना ज्यादा हॉटनेस है या कोल्डनेस है। ठीक है, इसके यूनिट्स देख लेते हैं। तो वैसे तो इसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है, पर अपन को पता है अपन सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इन चीजों से भी क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को नाप सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स होंगे, एमसीक्यू वगैरह वो देख लेना, जैसे बॉडी टेम्परेचर वाला, केल्विन साइकिल का लोवेस्ट कितना होता है, हाईएस्ट कितना होता है, वो सब चीजें भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने कुछ बताया था, ये मैंने की कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया था कि हमको रिलेशनशिप बिटवीन हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और टेम्परेचर, ये पढ़ना होता है थर्मोडायनामिक्स में। तो अभी देखो, वैसे तो आप लोग सब 3rd सेमेस्टर में, आप लोग में से काफी लोगों को पता होगा ये सब चीजों के बारे में, फिर भी एक मोटा मोटी अपन क्या कर लेते हैं, इसको रिवाइज जैसा कर लेते हैं कि भाई प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है ना। तो टेम्परेचर हीट को देख लिए, प्रेशर देखते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है प्रेशर। आप किसी चीज पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो जैसे इस एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये प्रेशर का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, फोर्स का न्यूटन होता है और प्रेशर का पास्कल। देखो दोनों में डिफरेंस है, अब दोनों को एक जैसा नहीं समझना कि फोर्स और प्रेशर एक जैसा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स आ रहा है, दैट मींस वो कुछ तो अलग ही होगा, तभी तो उसके फॉर्मूले में आ रहा है। ठीक है, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो गया, ऐसा यूनिट आप पास्कल ले सकते हो, या वो और क्या लिख सकते हो उसको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब बात आता है कि प्रेशर थर्मोडायनेमिक्स में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि मेन तो अपने को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, तो अपने को समझना होगा कि प्रेशर थर्मोडायनेमिक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा। प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? आप मम्मी से पूछना कि मम्मी, अगर हम लोग वो जो बर्तन होता है उसमें दाल पकाएंगे या प्रेशर कुकर में दाल पकाएंगे, तो किस में जल्दी पकेगा? तो मम्मी क्या बोलेगी कि प्रेशर कुकर में जल्दी पकेगा, है ना? क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, सॉरी, जैसे जैसे हीट बढ़ते जाता है, नीचे से गर्म कर रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इनमें जो चेंज होगा वो भी क्या होगा? ये डेल का मतलब चेंज है, तो इनमें जो चेंज होगा वो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गया? ये प्रेशर का है कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम से आप लोग क्या समझते हैं? वॉल्यूम से हम लोग यही समझते हैं ना कि जैसे कोई 3 डायमेंशनल चीज है, या कोई जैसे ये ग्लास है या कोई बर्तन है, तो इसके अंदर हम जितना सामान रख सकते हैं या जितना कोई भी मैटर हम लोग इसमें डाल सकते हैं, वही उसका क्या होता है? वॉल्यूम। बेसिक यही है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट यही है, बस लिखना थोड़ा अलग तरीके से। कैसे लिखना है? तो द टोटल 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समझ में आ रहा है कि द टोटल 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि हमको पता है वॉल्यूम में क्या क्या आता है? लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आता है और हाइट भी आता है। 3 डायमेंशन हो गए। इन 3 डायमेंशन को मिला के जितना भी मैटर उसके अंदर समा सकता है, वही उस चीज का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या रोल है? तो थर्मोडायनेमिक्स में इसके 2 केस बनते हैं। केस 1, अगर प्रेशर को आप कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, इसको इस बार यहाँ वाले से समझिए, जैसे ये यहाँ पे अगर प्रेशर को हम लोग क्या रखे हैं? कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर कांस्टेंट है भाई, प्रेशर को हटा दो तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करोगे उतना ज्यादा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? जो वो गुब्बारा होता है ना जो उड़ता है, ठीक है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? नीचे से आग जलाते हैं,
तो वो गुब्बारा फूलते जाता है। क्यों फूलते जाता है? क्योंकि गैसेस गर्म होती है तो वॉल्यूम को क्या करने लगती है? बढ़ाने लगती है, और फिर वो क्या होने लगेगा? उड़ने लगेगा। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसके बाद है केस बी। अगर हम वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दें, प्रेशर को नहीं, अभी हम किसको कांस्टेंट कर रहे हैं? वॉल्यूम को ही अपन क्या कर दिए? कांस्टेंट। ये तभी हो सकता है जब वो क्या हो? क्लोज्ड सिस्टम हो, यानी कि वो एकदम टाइटेंड सिस्टम है, कि वो बाहर से पूरी तरीके से अनडिस्टर्ब है और अंदर से पूरी तरीके से फुल्ली पैक्ड है। समझ में आ रहा है? मतलब बाहर का कोई चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आप कितना भी हीट डाल लो, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है। बाहर से हीट डालोगे तो आप बाहर से कुछ भी कर लो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ज्यादा ही हुआ तो फट जाएगा वो। ठीक है, अगर उसका जो सिस्टम है अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वो फट जाएगा। ठीक, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जिसमें डी क्यू क्या है? गिवन हीट है कि आप उसको कितना हीट दे रहे हो। ओके, डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है, कि उसके अंदर के एनर्जी में क्या क्या चेंज आएगा जैसे जैसे आप उसको हीट देते जाओगे। पी पता ही है क्या है? प्रेशर है। और डीवी क्या है? तो चेंज इन वॉल्यूम है। क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इस एक इक्वेशन से हम ये सारे रिलेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से लिखना भी है, याद भी रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? ठीक है, तो कोई चीज जितना ज्यादा डिस्टर्ब होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होती है। यानी आप किसी चीज को जितना ज्यादा अनबैलेंस कर दोगे, डिस्टर्ब कर दोगे, तो उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ देखो, एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट सर्व्स एज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डर। यही चीज को ध्यान रखना है, डिसऑर्डर, रैंडमनेस और केओस। ये तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है बर्बादी, समझो। ठीक है, कि आप कितना किस सिस्टम को कितना ज्यादा परेशान कर दियो, बर्बाद कर दियो, डिसऑर्डर में ला दियो, उतना ही ज्यादा उस सिस्टम का क्या बन जाएगा? एंट्रोपी बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसी से ये समझो कि इसके डेफिनेशन से हमको समझ आ रहा है कि सॉलिड, सॉलिड पैक्ड होता है, इसमें आप डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं देख सकते है ना, ये पैक्ड होता है, इसलिए इसमें क्या होगा? लो एंट्रोपी होगा, क्योंकि इसमें आप ज्यादा डिसऑर्डर नहीं ले सकते, रैंडमनेस नहीं ला सकते, केओस नहीं मचा सकते। लेकिन वही लिक्विड की बात करें तो पानी है, उसको मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, पूरा रैंडमनेस आ जाएगा, तो उसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हायर एंट्रोपी होता है। वहीं अगर गैस की बात करें तो उसको और ज्यादा डिस्टर्ब किया जा सकता है, इसलिए उसमें क्या होता है? हाईएस्ट एंट्रोपी होता है। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ, इसको ध्यान दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीडम में होते हैं, और इसमें रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन क्या होते रहते हैं? वो मूव होते रहते हैं। तो जितना ज्यादा फ्री होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी उसमें बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इक्वेशन है ये, ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, जहां पे ये एंट्रोपी है, ये पता ही है हीट है, और ये टेम्परेचर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो जूल पर केल्विन, इसको याद रखना। ये है हीट, हीट का होता है जूल, टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसी से बन गया इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, ये यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे सॉलिड है तो इसमें सारे देख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल एक जगह स्ट्रक्चर्ड है। जब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो उसमें एंट्रोपी बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। वहीं पे जैसे ही अपन लिक्विड में ट्रांसफर होंगे तो देखो रैंडम मूव होने लगे हैं, जितना ज्यादा मूव होने लगेंगे उतना ज्यादा इसमें क्या होने लगेगा? एंट्रोपी बढ़ने लगेगा। और वही गैस में तो पूरा ही मतलब इधर उधर हो गया सारा चीज, तो यहाँ पे और ज्यादा क्या बनेगा? एंट्रोपी। ठीक है, बाकी पता है सॉलिड को मेल्ट करोगे लिक्विड बनेगा, उसको वेपर बनाओगे गैस बनेगा, कंडेंसेशन से वापस लिक्विड और फ्रीजिंग से वापस सॉलिड। ठीक है, ये कोर कॉन्सेप्ट पता ही है। तो देखो, अभी आज जो हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, इसमें से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्लास उतना इंपॉर्टेंट नहीं था बेसिक के हिसाब से, पर वो इसलिए है क्योंकि देखो आप में से कुछ बच्चे बहुत कुछ पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो उसके कारण ऐसा लगेगा। पर हमको सबको साथ लेके चलना है, और ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप आगे जाके चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि आगे जब हम लोग लॉस पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड एप्लीकेशन देखेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी। आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर क्या है, तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। इसलिए इस क्लास को बनाना बहुत क्या था? जरूरी था। ठीक है, बाकी हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे प्राइम एकेडमी में, राजनांदगांव में। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेगा क्या आपको? हमारे पास अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल, इन पर्सन गाइडेंस, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके 1-to-1 मेंटरशिप दे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी है तो भी हम कोशिश करेंगे कि कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू हम आपको मेंटरशिप दे सकें। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।